नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आज एक अच्छी खबर आई है। आज मुंबई से यह खबर आई कि वहां से करीब 51% बच्चों में दूसरी लहर के दौरान कोरोना का संक्रमण हो चुका है, यानी उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी है। ये बात बीएमसी के एक सर्वे में सामने आई और इसका मतलब यह है कि इन बच्चों में तीसरी लहर का खतरा कम होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के बाकी हिस्सों में भी बच्चों में इसी तरह से एंटीबॉडीज बन गई हो, लेकिन सवाल यह है कि बच्चों की वैक्सीन आखिर कब आ जाएगी। कोरोना से जंग में बच्चों के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान क्या है? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपके सामने बच्चों की वैक्सीन से जुड़ा हर एक अपडेट हम रखने जा रहे हैं। तो सपरिवार देखिए बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। Today we have overtaken United States of America in the number of doses that have been given to our countrymen. आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि कोरोना से जंग में आज की तारीख ऐतिहासिक है। आज हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। अब इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका भी वैक्सीनेशन के मामले में भारत से पीछे है। इटली में अब तक 4 करोड़ 96 लाख, फ्रांस में 5 करोड़ 24 लाख, जर्मनी में 7 करोड़ 14 लाख, यूके में 7 करोड़ 63 लाख, अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख कोरोना की वैक्सीन दी गई है, जबकि भारत में 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। और ये आंकड़ा आज यानी 28 जून की सुबह 8 बजे तक का है। Now we have given 32 crore 36 lakh 63,297 doses to our countrymen, and this number is historic today because today we have overtaken United States of America in the number of doses that have been given to our countrymen in COVID vaccination. सबसे अहम बात यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन का काम देर से शुरू हुआ। ब्रिटेन ने सबसे पहले पिछले साल 8 दिसंबर से ही अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद अमेरिका, इटली और जर्मनी जैसे दूसरे देशों ने भी अपने यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया। भारत में टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ, लेकिन वैक्सीन डोज देने के मामले में आज भारत सबसे आगे निकल चुका है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले 21 जून से देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ था। उसके बाद से ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने जोरदार रफ्तार पकड़ी है। 21 जून को देश में वैक्सीनेशन ने नया रिकॉर्ड बनाया था। उस दिन 86 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई थी। 22 जून को 54,24,000, 23 जून को 64,89,000, 24 जून को 60,73,000, 25 जून को 61,19,000, 26 जून को 64,25,000 और 27 जून को रविवार यानी छुट्टी के दिन 17,21,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। यह तो हुई वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार, लेकिन NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन NK अरोड़ा का कहना है कि एक दिन में 1 करोड़ टीके देना हमारा लक्ष्य है। Now in coming days and weeks and months, our target is to give 1 crore doses every day. To achieve this target, it is important now that the community, the people come forward proactively and take the vaccine. अगर इस साल के अंत तक 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को टीका देना है, तो उसका हिसाब किताब समझिए। देश में 94 करोड़ वयस्क आबादी के लिए 188 करोड़ डोज चाहिए। अभी तक 32 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है, यानी 156 करोड़ डोज दी जानी अभी बाकी है। इस साल में दिन बाकी हैं 187। इस हिसाब से 31 दिसंबर तक अगर ये टारगेट पूरा करना है तो हर रोज
85 लाख वैक्सीन डोज दी जानी चाहिए और अगले 184 दिन तक यह सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहे तो 28 दिसंबर तक 156 करोड़ डोज दी जा सकती है। यानी 18 साल से ऊपर वाले हर इंसान को देश में वैक्सीन दी जा सकती है। इन तमाम आंकड़ों के बीच वैक्सीन पर सियासत भी जारी है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रोज 1 करोड़ लगना चाहिए, तभी तो जाकर आप दिसंबर तक जो आपका अडल्ट पॉपुलेशन है, जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, उन सबको तो कर पाएंगे ना आप ही ने तो दावा किया था, हमने तो दावा नहीं किया। आप ही ने कहा कि हम करेंगे, आप गलत साबित हो रहे हैं। ये जो आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 135 करोड़ हम अगस्त से दिसंबर तक, आप खुद ने खुद कहा था, सरकार ने कहा था कि 216 करोड़ हम दे देंगे। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने मोदी सरकार की तरफ से आकर कहा। वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में एक बार फिर वैक्सीन का संकट नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन की कमी है। सिर्फ 4 लाख डोज हैं जो उन जिलों में दे दी गए हैं जिन जगहों पे 25% से कम टीकाकरण हुआ। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज सिर्फ 4000 कोवैक्सीन के डोज हैं जो 22 सेंटर में बांटे गए हैं, मगर अधिकतर लगवाने वाले लोग कोविशील्ड के हैं। हम भोपाल के सरस्वती शिशु मंदिर सेंटर पे हैं। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही बताया गया कि यहाँ सिर्फ कोवैक्सीन लगेगी तो आधे से ज़्यादा लोग लौट गए हैं और काफ़ी सारे लोग परेशान होकर लौट रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को कोविशील्ड लगी हुई है। कई लोगों का सेकंड डोज भी था। मैडम हम देख रहे हैं आप वापस लौट रही हैं। या हमारा सेकंड डोज आज ड्यू था, बट वो यहाँ पे सेंटर नहीं है कोविशील्ड का। बट अभी जो बताया आई एम नॉट श्योर कि वहाँ भी लग रही या नहीं लग रही। तो आप यहाँ कब से वेट कर रहे थे? मैं तो आधे घंटे से वेट कर रहे थे। हमने देख रहे हैं आप भी वापस लौट। सर मैं 4 जगह होके आ गया। मिसरोद गया, वहाँ पे नहीं है, और 1100 में स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे गया, वहाँ पे नहीं है, और मैं 2-3 दिन से मतलब मेरे को कोविशील्ड का सेकंड डोज लगना है और अभी चौथी जगह यहाँ पे। जयपुर की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी बोर्ड लटका हुआ है कि आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके की सूचना बोर्ड के तौर पर लगा दी गई है ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को ये पता चल जाए कि अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। जयपुर में 380 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर हैं, लेकिन ज़्यादातर में कुछ ऐसे ही हालात हैं। इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये बताया कि राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम ठप हो चुका है क्योंकि केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होती है। जब कभी वैक्सीन प्राप्त होती है उस समय हम वैक्सीनेशन करते हैं। एक दिन हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध होने पर मैं 1,70,000 तक का वैक्सीनेशन किया है अभी। उसके बाद वैक्सीन समाप्त होने लगी, धीरे धीरे बंद करना पड़ा और आज बिल्कुल वैक्सीन नहीं होने के कारण आज जयपुर में पूरा काम ठप पड़ा है। ये तो हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार और इस रफ्तार पर सियासत की बात, लेकिन सवाल ये है कि देश में बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी। इसे लेकर अच्छी खबर यह है कि केंद्र ने जल्द ही बच्चों की वैक्सीन लाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने अपनी वैक्सीन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में 375 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया है। उस हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है और जल्द ही इस वैक्सीन को केंद्र सरकार की अनुमति भी मिल जाएगी। अगर कोरोना के लिए बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो इस वक्त देश में 3 कंपनियों की 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है। पहली है जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी वैक्सीन, दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, तीसरी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन BBV154, चौथी सीरम इंस्टीट्यूट की नोवावैक्स या कोवावैक्स। माना यह जा रहा है कि इनमें से जाइडस कैडिला की वैक्सीन सबसे पहले आ सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में यह वैक्सीन आ सकती है। Studies already going on in All India Institute of Medical Sciences in the children less than 18, and if you have more and more data, then we are very happy that we will have better vaccines, and the children are also able to get the vaccine. बच्चों को लेकर वैक्सीन का इंतजार सबको इसलिए है क्योंकि माना जा रहा है कि तीसरी लहर के निशाने पर बच्चे हो सकते हैं। कोविड की तीसरी लहर से पहले ऐसा अनुमान है कि इस नई लहर का असर सबसे ज्यादा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पड़ेगा। पर बीएमसी की एक नई रिपोर्ट बेहद सकारात्मक खबर लेकर सामने आई है। इस सीरो सर्वे में ये बात सामने आई है कि मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 से 4 साल के 51% बच्चे संक्रमित हुए।
5 से 9 साल के 47% बच्चे, 10 से 14 साल के 53% बच्चे और 15 से 18 साल के 51% बच्चे संक्रमित हुए। यानी औसतन 51.18% बच्चों में कोरोना का संक्रमण हो चुका है और इसीलिए इन बच्चों पर तीसरी लहर का खतरा कम माना जा रहा है। 0 साल से मतलब नवजात शिशु से लेकर 18 साल के बच्चों का सीरो सर्वे किया जाए। पूरे मुंबई के 24 वार्ड में हमने करीबन सैंपल इकट्ठा किए, पब्लिक लैब से इकट्ठा किया और प्राइवेट लैब से भी इकट्ठा किए। उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण में हमको ये पाया गया कि 51% से ज़्यादा बच्चों में ये कोविड लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज लगती है वो पाई गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि देश में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। देखिए, अब ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए और इतना जल्द किया जाए और इतना प्लानिंग के लिहाज से और हिसाब से किया जाए कि उनकी पढ़ाई लिखाई पर जो अभी जोर आ रहा है वो ना आने पाए, यानी स्कूल किसी तरह खुल पाए। वैक्सीन रिपोर्ट देखी। अब जरा भारत के डेल्टा वायरस वाली चिंताएं भी आपके सामने रख देते हैं। भारत में भारी तबाही मचाने के बाद अब कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल गया है। जिन देशों ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली थी, मतलब जहां कोरोना के केसेस बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे, वहां भी इस वेरिएंट की वजह से केसेस बढ़ गए हैं और इतने बढ़ गए हैं कि फिर से वहां लॉकडाउन करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यहां डेल्टा वेरिएंट का जो नया वेरिएंट आया, यानी उसका भी ऊपरी रूप, वो है डेल्टा प्लस। उसने तबाही मचाने की तैयारी कर ली है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस कैसे लगातार बढ़ रहे हैं, अब हमें इसमें करना क्या होगा, ध्यान से इस खबर को देखिए। न चेहरे पर मास्क है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग। लग ही नहीं रहा कि ये उसी देश की तस्वीरें हैं जहां कुछ दिनों पहले तक कोरोना से कोहराम मचा हुआ था, लेकिन अब केस थोड़े से कम हुए तो लोगों ने मस्ती करनी शुरू कर दी। ये देहरादून का सहस्त्रधारा है, जहां पाबंदियों के बावजूद लोगों की भीड़ पहुंच गई। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक पर्यटन स्थलों को खोलने की परमिशन नहीं दी है। वीकेंड पर कर्फ्यू भी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की भारी भीड़ यहां उमड़ी है। यही वो लोग हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के अब तक 51 मामले आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 21 केस महाराष्ट्र में आए हैं, तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2 और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक में 1-1 मामले मिले हैं। उसमें एक इसलिए कंसर्न की बात इसलिए भी है कि जो उसमें K470N जिसे हम कहते हैं जो म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन वही है जो बीटा स्ट्रेन में है, और जो बीटा स्ट्रेन उसकी वजह से ये कहा जाता है कि कहीं इम्यून एस्केप जिसको कहते हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा छका सकता है, थोड़ा बहुत जो है इफेक्टिवनेस वैक्सीन की कम कर सकता है। इसलिए इस पे बराबर नजर जरूर रखनी होगी, क्योंकि मेरा अंदेशा ये है कि धीरे धीरे ये पुराने स्ट्रेन को रिप्लेस करके मेजर स्ट्रेन बनने की इसकी टेंडेंसी होगी। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 51 लोगों के संक्रमित होने में 4 लोगों की इस वेरिएंट की वजह से मौत भी हो गई है। जानकारों का मानना है कि ये वेरिएंट इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि इसके लक्षण वैसे नहीं हैं जैसे सामान्य कोरोना के होते हैं। Delta plus variant is now seen in more than 10 states, and we have seen that younger patients and those who are not vaccinated, they are mainly affected by this Delta plus variant, which is a big concern for all of us. And most of these patients have the atypical presentation. Some of these patients don't have classical symptoms like breathlessness, but rather they have this diarrhea, headache, or skin rashes. ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, तो डेल्टा प्लस की ऐसी खबरें परेशान करती हैं। देश में आज सिर्फ 46,148 कोरोना के नए केस आए,
और 979 लोगों की मौत हुई। पिछले 80 दिनों में पहली बार मौत का आंकड़ा 1000 से कम रहा। लगभग रोजाना के 50,000 केस और 1000 लोगों की मौत भी कोई कम आंकड़ा नहीं है। इससे आधे केस आने पर यूरोप फिर से लॉक होना शुरू हो गया है। यूरोप और दुनिया के बाकी दूसरे बड़े देशों में कोरोना एक बार फिर से लौट कर आ रहा है। ये रूस का सेंट पीटर्सबर्ग है, जहां स्कारलेट सेल्स फेस्टिवल हो रहा है। ये जश्न शुक्रवार की रात को मनाया गया। शहर के हाई स्कूल ग्रेजुएट्स के सम्मान में इसे मनाया जाता है। ये रंगारंग कार्यक्रम बहुत ज्यादा लोकप्रिय और बहुत मशहूर भी है। पर सवाल ये है कि इस कोरोना काल में इस फेस्टिवल को मनाने की इजाजत क्यों दी गई? क्योंकि रूस में इस वक्त कोरोना की एक और लहर दिख रही है। यहाँ लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 21,650 लोग संक्रमित हुए हैं और 611 लोगों की मौत हुई है। यहाँ भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये केस बढ़ रहे हैं। मॉस्को में रेस्टोरेंट्स, कैफे और बार्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जिन्हें वैक्सीन लग चुकी हो या जो पिछले 72 घंटे की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ रहे हो। डेल्टा अब दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। सबसे बुरा हाल ब्राजील का है, जहां पिछले एक हफ्ते में 4,92,670 नए केस आए और 11,626 लोगों की मौत हुई है। एक हफ्ते में कोलंबिया में 2,13,000 से ज्यादा केस आए हैं और 4,744 लोगों की मौत हुई। पिछले 7 दिनों में अर्जेंटीना में 1,36,000 से ज्यादा नए केस आए और 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूरोप में सबसे ज्यादा प्रभावित रूस है, जहां एक हफ्ते में 1,34,000 से ज्यादा नए केस आए और करीब 4,000 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में एक हफ्ते में 1,05,000 से ज्यादा केस आए और करीब 1,200 लोगों की मौत हुई। यूके में भी एक हफ्ते में कोरोना केसेस में 57% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में 1,02,957 केस आए और 124 लोगों की मौत हुई। डेल्टा वायरस का कहर इंग्लैंड में भी फैला हुआ है, इसलिए वहां की सरकार अपने नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहती है। इस वीकेंड पर वहां टीका लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी। यूके का लक्ष्य है कि 19 जुलाई तक सभी बालिगों को वैक्सीन लगा दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ यूके की मुसीबत डेल्टा वायरस ने बढ़ाई हुई है। डेल्टा वेरिएंट अब तो पूरे यूरोप में फैल गया है। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। लिस्बन में रेस्टोरेंट्स और कैफेज वीकेंड पर सिर्फ 3:30 बजे तक ही खोलने की परमिशन है। 2 महीने पहले ही पुर्तगाल ने लंबे लॉकडाउन के बाद थोड़ी ढील दी थी। लिस्बन में डेल्टा वायरस के 7 से 10 मामले हर रोज आ रहे हैं। यहाँ दूसरी तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। शादियों में सिर्फ 25% गेस्ट को ही आने की इजाजत है। पुर्तगाल में कल 1500 के करीब केस आए हैं, जिनमें से 1000 केस अकेले लिस्बन में थे। इसी डेल्टा वायरस ने इजराइल को भी डराया हुआ है। इजराइल ने अपने लोगों के लिए मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। पहले मास्क की पाबंदी हटा दी गई थी, लेकिन अब डेल्टा वायरस की वजह से केस बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन में इजराइल पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है, क्योंकि उसने अपनी 85% जनसंख्या को वैक्सीन लगा दी है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बाकी बचे हुए लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। הבקשה שלנו מאוד צנועה, לעטות מסכות ולצאת ולהתחסן. במיוחד אני פונה מכאן לבני הנוער. אני יודע כמה אתם רוצים בקיץ לבלות, ואתם תוכלו לבלות בקיץ. יש לי 4 ילדים בגילאים האלה, אנחנו לא רוצים להטיל שום מגבלה. कोरोना ने पूरी दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया है, सोसाइटी को भी। लेकिन ये वो वायरस था जिसने किया है, क्योंकि नक्शा किसी भी देश की पहचान होती है। नक्शे से छेड़छाड़ किसी भी देश की संप्रभुता और अखंडता से छेड़छाड़ मानी जाती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जब ये खबर मैं आपको ट्विटर से जुड़ी हुई दिखा रही हूं, बड़ी खबर आती है कि ट्विटर ने भारत का गलत नक्शा हटा दिया है। ट्विटर ने भारत के गलत नक्शे को हटाया। जब एक्शन हुआ आज शाम को, आप याद कीजिए, हुंकार एबीपी न्यूज ने भरी थी 5 बजे कि ट्विटर ने आखिर भारत के नक्शे को गलत कैसे बताया है। अगली जो खबर मैं अब आपको मास्टर स्ट्रोक में बताने जा रही थी, वो भी इसी से जुड़ी हुई थी। और ये पहली दफा नहीं है जब ट्विटर इस तरीके से गलत नक्शा दिखा रहा है। इससे पहले भी लद्दाख को चाइना की टेरिटरी बताते हुए एक मैप
ट्विटर ने पोस्ट किया था और अब खबर यह है कि ट्विटर ने लद्दाख जम्मू कश्मीर का जो वो गलत नक्शा या हिंदुस्तान से अलग उसे दिखाया था उसे हटा दिया है, नक्शा बदल दिया है। लेकिन बावजूद इसके ट्विटर की याददाश्त कमज़ोर है और इसीलिए अब उसे ये बताना ज़रूरी है कि वो एक कंपनी भर है और हिंदुस्तान से उसकी ये लड़ाई उसी का नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिकी कंपनी ट्विटर ने भारत के साथ ऐसा किया और इसीलिए ट्विटर लगातार सवालों के घेरे में खड़ा रहा। यह है ट्विटर की नई हिमाकत। यह पूरी दुनिया का नक्शा है, लेकिन ट्विटर ने इसमें भारत के नक्शे को गलत दिखाया है। भारत के नक्शे के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की गई है, बल्कि भारत की संप्रभुता को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि इस नक्शे में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूरी तरह से गायब कर दिया है, पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। सही नक्शा भी देख लीजिए। इस नक्शे में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको दिख रहा है, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और दूसरा अक्साई चिन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। भारत इन्हें अपना हिस्सा मानता है, इसलिए भारत के नक्शे में संपूर्ण जम्मू कश्मीर दिखता है, लेकिन ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला यह पूरा हिस्सा ही गायब कर दिया। असल में ट्विटर की वेबसाइट पर एक करियर्स नाम का पेज है और उसी में उसने ये बताया है कि पूरी दुनिया में उसके ऑफिसेस कहां-कहां हैं। भारत में 3 जगह दर्शाई गई हैं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, और उसी में यह गलत नक्शा दिखाया गया है। यह अपने आप में बहुत ज्यादा अपमानजनक है। बहुत गंभीर मामला है। जिस प्रकार से ट्विटर ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाया, यह हमारी संप्रभुता को लेकर ट्विटर का प्रश्न उठाना है। ये कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। ये कांग्रेस का सीधे सीधे मानना है कि कश्मीर, लेह लद्दाख निसंदेह भारत का हिस्सा है, हर कीमत पर भारत का हिस्सा है, चाहे जितनी कुर्बानी देके लेना पड़े। हमने लिया हुआ है। अब ऐसे में अगर ट्विटर ने इस तरह का कुछ किया है तो वो बहुत गलत है और सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं तो सरकार के मंत्रियों को जब ट्विटर से अपने ब्लू टिक के लिए और अपने अकाउंट के लिए लड़ते हुए देखता हूं कि मेरा अकाउंट 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि दरअसल सरकार के मंत्रियों का काम सिर्फ अपना ट्विटर अकाउंट देखना है, देश का अकाउंट देखना नहीं है। असल में अब ट्विटर की हालत एक हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी जैसी हो गई है। वो लगातार ऐसी ही हरकतें कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की हो। इससे पहले नवंबर 2020 में भी ट्विटर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर चुका है और तब लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया था। उस वक्त भी भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी और ट्विटर ने माफ़ी मांगी थी। लेकिन एक बार फिर से ट्विटर वही गलती दोहरा रहा है। पर सवाल यह है कि इसका इलाज है क्या? ऐसा क्या करना होगा जिससे ट्विटर का इलाज हो पाएगा? साइबर एक्सपर्ट्स ट्विटर की इन हरकतों का परमानेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं। पहली कमजोरी तो ये है कि जो भारतीय नक्शे का जो डिजिटल फॉर्मेट में जो प्रस्तुतिकरण होता है, उसके लिए संसद में एक कानून बनना है जो पिछले 5 वर्षों से नहीं बन पाया, वो पेंडिंग है। उस कानून के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि ट्विटर के पहले दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने, गूगल वगैरह ने भी ऐसी कार्रवाई की थी, और अगर आप भारत के बाहर जाएं तो ये सारे प्लेटफॉर्म भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाते हैं। इसलिए इन कंपनियों के ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो जवाबदेही है वो सही तरीके से तय करनी चाहिए, तभी इस तरह की चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन होगा। रीसेंट एक्शन जहां पे उन्होंने हमारे देश के नक्शे को अलग बताया है जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये जो एक्ट है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप देखें तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 1990 का, उसके हिसाब से कोई भी इनकरेक्ट डिपिक्शन अगर होता है मेरी इंटरनेशनल, इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री का, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है जहाँ पर आपको सज़ा मिल सकती है। इसीलिए हमें पैनी नज़र इस पर रखनी होगी। अफगान पर तालिबान किस तरीके से वहाँ कब्जा करता है। अब बंगाल लेकर जा रही हूँ आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। हवाला मामले में ममता बनर्जी ने धनखड़ को करप्ट बता दिया। इसके बाद धनखड़ इमोशनल हो गए। आप देखिए। Corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. छोटी बहन मानता हूँ, ये नहीं कहता कि उन्होंने झूठ बोला है।
जो कुछ उन्होंने कहा वो सत्य से परे है। बंगाल वाली दीदी और वहां के महामहिम के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब ये जंग खुल्लम खुल्ला हो रही है। He is a corrupted man. आज जिस तरह ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को भ्रष्ट इंसान बताया और उसके बाद धनखड़ इमोशनल हो गए, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। Corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। ममता के इस बयान पर धनखड़ भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी सनसनी फैलाने के लिए गलत जानकारी देंगी। मैं छोटी बहन मानता हूँ, ये नहीं कहता कि उन्होंने झूठ बोला है। जो कुछ उन्होंने कहा वो सत्य से परे है, कोसों परे है। बट आई अपील टू ऑल ऑफ यू, go to those judgments of the Supreme Court, judgments of the High Court, find out, pick up courage. Has your governor been charge sheeted? करीब 25 साल पहले का हवाला घोटाला वो घोटाला है जिसमें कई बड़े नेताओं और अफसरों का नाम सामने आया था। बाद में एक एक करके लोग इस आरोप से बरी होते गए, लेकिन अब इस घोटाले के बहाने जिस तरह ममता ने धनखड़ पर निशाना साधा है, उसका तूल पकड़ना लाजमी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले से ही ममता बनर्जी और धनखड़ के बीच जुबानी जंग चल रही है। जब चुनाव के नतीजे आए थे तब भी धनखड़ ने राज्य में हिंसा को न रोक पाने के लिए ममता को जिम्मेदार बताया था। शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने इसे लेकर निशाना साधा था। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।